तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर प्रत्यावर्तित धारा, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्तित धारा तथा नियत धारा। नियत धारा एक्चुअल में उस धारा को बोला जाता है जो नियत रहती है। सीधे से डेफिनेशन इसकी जो होगी वो नाम से ही पता लग रहा है कि अगर धारा समय के साथ नियत रहती है तो उसको नियत धारा बोला जाएगा, और अगर धारा समय के साथ परिवर्तित होती है तो हम उसको प्रत्यावर्तित धारा बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला ग्राफ बना रखा है ये करंट और टाइम, धारा और समय के बीच में ग्राफ है। ग्राफ बता रहा है कि समय के साथ इसमें धारा नियत है और इसका जो परिमाण है यहाँ पे वो आई नॉट के बराबर है। सेकंड वाले ग्राफ में जो करंट है वो टाइम के साथ पहले इंक्रीज हो रही है, t/4 टाइम पे आकर के वो मैक्सिमम हुई, फिर वो डिक्रीज होते हुए जीरो हो गई है, फिर दूसरी दिशा में बढ़ते हुए उसी परिमाण आई नॉट तक पहुंची और फिर कम होते हुए जीरो हो गई है। मतलब ये करंट दो अलग अलग दिशाओं में लगातार परिवर्तित हो रही है, जो जीरो से आई नॉट के बीच में अपने परिमाण को परिवर्तित कर रही है। और ये एक साइनोसॉइडल ग्राफ है, तो इसके हम इक्वेशन को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास ग्राफ है इसमें समय के साथ धारा नियत है, यह नियत धारा का ग्राफ हुआ, और सेकंड वाले में धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है दो विभिन्न दिशाओं में, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रत्यावर्तित धारा होगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्तित धारा का औसत मान। तो प्रत्यावर्तित धारा का औसत मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला है I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, और किसी भी राशि का जो औसत मान होता है उसका हम फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं। अंश में न्यूमरेटर में हम धारा या जो भी राशि दे रखी होती है उसको हम समाकलित करते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 को समाकलित किया जाता है। अब जिस प्रत्यावर्ती धारा का हमें औसत मान निकालना है उसका समीकरण I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दे रहा हूँ। तो इसे हम इक्वल टू लिख सकते हैं I एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। इससे हम I एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, अगर मुझे समय t बराबर 0 से लेकर के t/4 के बीच में धारा का या प्रत्यावर्तित धारा का औसत मान निकालना है, तो मैं इसे कुछ यूँ लिखूंगा I एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/4 साइन ओमेगा टी dt divided by integration of 1 dt and limit from 0 to t/4, या फिर ये इज इक्वल टू आई नॉट जो कि कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे वो कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा विद नेगेटिव साइन है, लिमिट 0 से t/4 है डिवाइडेड बाई 1 dt का जो इंटीग्रेशन आएगा वो t होगा, और इसकी भी लिमिट 0 से t/4 है। ये इज इक्वल टू माइनस हमने कॉमन ले लिया आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिमिट फ्रॉम 0 टू t/4 डिवाइडेड बाई, अगर हम लिमिट पुट कर दें तो t/4 माइनस 0 लिखा जा सकता है इसे, या फिर ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं इनटू t/4, कॉस ओमेगा को मैं फिर से 2π/t लिख रहा हूँ इनटू स्मॉल t की जगह t/4 आएगा लिमिट पुट करने पे, माइनस कॉस 0। इसमें से इस t से ये t कैंसिल और 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2i0/π, इधर t से t और इससे ये कैंसिल हो सकता है, तो ये cos π/2 बचेगा जो कि cos 90 डिग्री होगा, तो इसको हम cos 90 माइनस ऑफ cos 0 लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू माइनस का 2i0/π, cos 90 इज 0 माइनस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे I एवरेज इज इक्वल टू 2i0/π के बराबर आ रहा है। तो ये है
प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान t बराबर 0 से t/4 कैपिटल T/4 समय के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है यहाँ पे, उस प्रत्यावर्ती धारा के एक क्वाड्रेंट के लिए, एक चतुर्थांश के लिए 0 से t/4 केवल इतने पार्ट के लिए जो इस प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होगा वो 2I0/पाई के बराबर आ रहा है। अब अगर हमें इसे 0 से t/2 के बीच में सॉल्व करना है तो हम केवल यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे। इसे हम 0 से t/2 के लिए सेम मेथड से सॉल्व करेंगे और वो भी सॉल्व करने पे फाइनली 2I0/पाई के बराबर आ जाएगा। मतलब 0 से t/4 के लिए भी प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 2I0/पाई आएगा, और 0 से t/2 मतलब एक हाफ साइकिल के लिए भी ये 2I0/पाई के समान होगा। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ, तो जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, प्रत्यावर्तित धारा का औसत मान उस नियत धारा के समान होता है जो समान समय में परिपथ में उतना ही आवेश प्रवाहित कर दे जितना कि प्रत्यावर्तित धारा द्वारा हो रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो जो 2/पाई की वैल्यू है इसे हम 0.636 लिख सकते हैं। तो ये 2I0/पाई को हम 0.636I0 के बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं जिसमें फर्स्ट वाले केस में प्रत्यावर्तित धारा और दूसरे वाले में नियत धारा है, और इन दोनों में एक समान, हमने समरूप ये प्रतिरोध जोड़ रखा है। अब फर्स्ट वाले केस में जिसमें प्रत्यावर्तित धारा प्रवाहित हो रही है, अगर मैं ये 0 से 10 एम्पियर के बीच में परिवर्तित धारा ले रहा हूं, इसका जो परिमाण है वो 0 से 10 एम्पियर के बीच में परिवर्तित हो रहा है, तो इसके लिए जो पीक वैल्यू, जो अधिकतम मान हो गया वो 10 हो गया, और I0 बेसिकली इसी पीक वाली वैल्यू को ही बोला जाता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो I एवरेज आएगा वो 2 × 10/पाई, और ये सॉल्व करने पे 6.36 एम्पियर हो जाएगा। मतलब सेकंड वाले केस में जिसमें हमने डीसी सोर्स जोड़ रखा है, अगर इसमें 6.36 एम्पियर करंट फ्लो हो रही हो, प्रत्यावर्तित धारा में जो परिवर्ती धारा है वो 0 से 10 एम्पियर के बीच में वैरी कर रही है, जबकि सेकंड वाले केस में 6.36 एम्पियर की नियत धारा प्रवाहित हो रही है। ये दोनों ही धाराएं इस प्रतिरोध में 0 से t/4 कहिए या 0 से t/2 समय के लिए समान आवेश प्रवाहित करेंगी। जितना आवेश इसमें प्रवाहित होगा जब 6.36 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, उतना ही आवेश इस प्रतिरोध से भी प्रवाहित होगा अगर ये 0 से 10 एम्पियर के बीच में ये धारा प्रवाहित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रत्यावर्तित धारा के लिए जो 0 से 10 एम्पियर के बीच में वैरी कर रही है, उसके लिए औसत मान जो होगा वो 6.36 एम्पियर होगा, जो इधर परिभाषा में लिखा है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है वो उस नियत धारा के समान होगा जो समान समय में परिपथ में समान आवेश प्रवाहित करा दे जितना कि प्रत्यावर्तित धारा करा रही थी। मतलब ये प्रत्यावर्तित धारा एक निश्चित समय में जितना यहाँ से आवेश प्रवाहित कराएगी, उतना ही आवेश प्रवाहित कराने के लिए जिस नियत धारा को हमें यूज करना पड़ेगा, प्रयुक्त करना पड़ेगा, वो नियत धारा ही इस प्रत्यावर्तित धारा का औसत मान होगी। हमने प्रत्यावर्तित धारा के औसत मान का जो फॉर्मूला है 2I0/पाई, उसका डेरिवेशन देख लिया। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे प्रत्यावर्ती धारा के इस ग्राफ में कैसे यूज करेंगे, या कुछ चतुर्थांश के लिए हम किस तरीके से औसत धारा निकालेंगे, उसकी एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं। देखो, इसके लिए I एवरेज इज इक्वल टू Q/T ये फॉर्मूला है। हमेशा धारा बराबर कुल आवेश बटे समय फॉर्मूला होता है, और ये इज इक्वल टू, इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ IDT लिख सकते हैं, क्योंकि Q का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू वो इंटीग्रेशन ऑफ IDT होता है, और ये इज इक्वल टू एरिया बोल सकते हैं हम IT ग्राफ का, एरिया ऑफ IT ग्राफ। मतलब जो हमारे सामने धारा समय ग्राफ है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो Q के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे यही पॉइंट लिख सकते हैं, IT ग्राफ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय समय, ये है
औसत मान का फॉर्मूला, जो भी इस ग्राफ का एरिया आएगा डिवाइडेड बाई कितने समय के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो पहले क्वाड्रेंट के लिए ये जो फर्स्ट वाला चतुर्थांश है, इसके लिए जो क्षेत्रफल आया है वो क्षेत्रफल बेसिकली 2I0/पाई इंटू T/4 के बराबर है, क्योंकि ये जो समय है यहाँ तक का ये T/4 है। 2I0/पाई हमारे पास एवरेज आया है, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला Q इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ I dt है, या इसे हम I एवरेज इंटू T लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ I dt का मतलब क्षेत्रफल हो सकता है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा I एवरेज 2I0/पाई आया है एक चतुर्थांश के लिए, इंटू ये समय कितना है T/4। ये क्षेत्रफल इस वाले किसी भी एक चतुर्थांश का, चाहे वो 0 से T/4 लिया जाए या T/4 से T/2 वाला लिया जाए या T/2 से 3T/4, किसी भी एक चतुर्थांश के लिए जो क्षेत्रफल आएगा वो ये होगा। अब इसी को हम एज अ ट्रिक यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। देखो, मैं सबसे पहले T इज इक्वल टू 0 टू T/2 के लिए कैलकुलेट करके दिखाने जा रहा हूँ। तो 0 से T/2 के बीच में टोटल कितने चतुर्थांश है? 2 चतुर्थांश मिलेंगे, एक 0 से T/4 और दूसरा T/4 से T/2 के बीच में। तो दोनों चतुर्थांश के लिए हमें चतुर्थांश का एवरेज हमें पता है कि वो 2I0/पाई होता है, और इस साइनोसोडल इक्वेशन के लिए हमें सबसे जो लीस्ट वैल्यू है एक चतुर्थांश, उसके औसत को याद रखना है, जो 2I0/पाई होगा, क्योंकि हम उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 0 से T/2 के बीच में टोटल हमारे पास 2 चतुर्थांश है, तो I एवरेज जो होता है वो बेसिकली Q/T है, जो क्षेत्रफल बटे समय की तरह है। अब देखो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा इसमें, 2I0/पाई इंटू T/4, ये पहले चतुर्थांश के लिए हो गया, प्लस 2I0/पाई इंटू T/4, ये दूसरे चतुर्थांश के लिए हो गया, डिवाइडेड बाई कुल समय हमारे पास T/2 है। इसमें से हम इन दोनों में से T/4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखो T/4 अगर हम कॉमन ले लें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि T/2 के बजाय मैं इसको दो अलग अलग पार्ट्स में लिख रहा हूँ, T/4 प्लस T/4। तो T/4 कॉमन लेने के बाद ये 2I0/पाई प्लस 2I0/पाई बचेगा, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे भी मैंने T/4 कॉमन ले लिया है, तो 1 + 1 होगा। T/4 से हम T/4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशन आ रही है वो 2I0/पाई प्लस 2I0/पाई डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में आ रही है। मतलब जो ट्रिक की तरह हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है, जितने चतुर्थांश होंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 से T/4 के लिए कुल 2 चतुर्थांश थे, तो हर एक चतुर्थांश के लिए हम I एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो 2 चतुर्थांश है, इसको 2 बार लिख दिया गया है, जो इसका क्षेत्रफल है, डिवाइडेड बाई कुल कितने चतुर्थांश है, 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू 2I0/पाई के बराबर आ जाएगा। तो 0 से T/2 के बीच का जो कुल औसत धारा होगी वो 2I0/पाई के समान है। अब फिर से अगला वाला पॉइंट, अगर हम T इज इक्वल टू 0 टू 3T/4 के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो 0 से 3T/4 के बीच में कुल 3 चतुर्थांश, 3 क्वाड्रेंट हमें दिख रहे हैं। तो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा, I एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के लिए 2I0/पाई प्लस सेकंड वाले के लिए 2I0/पाई माइनस थर्ड वाले के लिए 2I0/पाई डिवाइडेड बाई कुल चतुर्थांश है 3। अब देखो इसमें पहले और दूसरे को मैंने पॉजिटिव साइन के साथ, जबकि तीसरे वाले को नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। ये आपको समझ में आ पा रहा होगा, ये जो पहला वाला क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव आएगा, सेकंड फिर से पॉजिटिव आएगा, लेकिन थर्ड वाला नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2I0/पाई एक कैंसिल होने के बाद फाइनली ये इज इक्वल टू 2I0/3 बचेगा। अब अगर मैं T इज इक्वल टू 0 से T के बीच में सॉल्व करता हूं, तो I एवरेज इज इक्वल टू, अब देखिए 0 से T के बीच में टोटल 4 चतुर्थांश होंगे, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, पहले वाले के लिए प्लस का 2I0/पाई, दूसरे वाले के लिए फिर से प्लस का 2I0/पाई, थर्ड के लिए माइनस का 2I0/पाई एंड फोर्थ के लिए भी माइनस का 2I0/पाई डिवाइडेड बाई
टोटल जो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट हैं वो है 4। ओवरऑल ये चारों ही कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल होने के बाद आई एवरेज इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 से 3t/4 के लिए ये 2i0/3 आया है, जबकि 0 से t मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए जो आई एवरेज है वो 0 के बराबर आ रहा है। डेफिनेशन में अपन ने ये पढ़ा था कि प्रत्यावर्तित धारा उस नियत धारा के समान थी जो उतना ही आवेश प्रवाहित करा दे जितना कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करा रही थी। अब देखो इस पूरे एक साइकिल के लिए अगर मैं इसमें देखता हूं तो पहले हाफ साइकिल के लिए जितना आवेश मान लो दाईं तरफ को गया है, अगले वाले हाफ साइकिल में उतना ही आवेश बाईं तरफ को चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहां पे इसके किसी भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने वाला कुल आवेश 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना दाईं तरफ को गया था उतना ही बाईं तरफ को फिर से क्रॉस कर रहा है, तो कुल प्रवाहित आवेश कितना हो गया 0। अब नियत धारा जब 0 होगी तभी वो 0 आवेश प्रवाहित कर सकती है। तो एक पूरे चक्कर के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए प्रत्यावर्तित धारा का जो औसत मान होगा वो 0 के बराबर होगा। और ये जो अपन ने यहाँ पे ट्रिक सीखी जिससे अपन ने 0 से t/4, 0 से 3t/4 या 0 से t के बीच में औसत धारा का मान देखा है, इसी तरीके से हम 0 से अन्य किसी भी टाइम मतलब किसी भी पार्ट के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस उसके अंदर जो चतुर्थांशों की संख्या है वो इंटीजर की फॉर्म में आनी चाहिए, मतलब उसके अंदर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 इसी तरीके से आने चाहिए। अगर हम ये बोलें कि इसमें जो पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में आप कैलकुलेट करिए औसत धारा, तो हम इस ट्रिक से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि अब इसमें चतुर्थांश से पूरा नहीं हो रहा, इधर ये इतना पार्ट छूट जा रहा है और इधर से इतना पार्ट छूट जा रहा है। अगर इन दो समयांतरालों के बीच में, इन दोनों के समयांतराल के लिए हमें औसत धारा का मान निकालना है तो इंटीग्रेशन से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो ट्रिक है वो यूज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्तित धारा का वर्ग माध्य मूल मान, हमें IRMS कैलकुलेट करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर मीन और फिर रूट, या फिर वर्ग फिर माध्य और मूल। तो सबसे पहले मैं इसमें वर्ग करने जा रहा हूँ, तो करंट I का स्क्वायर। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य एवरेज निकालने के लिए ऊपर इसी को इंटीग्रेट करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 को इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये इतना काम वर्ग का माध्य आ गया। और अब इसका मूल निकालना है, रूट करना है, तो इस पूरे की पावर हम हाफ कर दे रहे हैं। तो ये है फॉर्मूला धारा के वर्ग माध्य मूल मान का। सबसे पहले वर्ग किया गया, फिर उसका मूल निकाला गया है, माध्य निकाला गया है, फिर उसका मूल निकाला गया है। अब जो प्रत्यावर्ती धारा है हमारे पास वो है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये मान मैं इसमें रख रहा हूँ। तो IRMS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होल पावर 1/2। या फिर इसी को मैं IRMS स्क्वायर की फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, जिससे कि हम इधर से अंडर रूट हटा सकते हैं। अब इसमें से I0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होगा। या फिर t इज इक्वल टू 0 से t/4 के बीच में हम इसे फाइंड करने जा रहे हैं, 0 से t/4 के बीच में। तो हमें इसको इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो भी 0 से t/4 के बीच में ही रखेंगे। तो हम IRMS स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, I0 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t/4। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए हम यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी रखेंगे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये रिलेशन है, ये मैं यहाँ पे रखूँगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हो गया dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt और लिमिट है 0 से t/4। ये इज इक्वल टू I0 स्क्वायर
इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये 1 dt बचेगा, माइनस 1/2 कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, और इन सब की जो लिमिट है वो 0 से t/4 के बीच में होगी। या फिर इसे हम इज इक्वल टू I0² 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt को हम t लेंगे, लिमिट 0 से t/4 है, माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन आएगा वो sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा होगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू t/4 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt को t लिखा जा सकता है, लिमिट 0 टू t/4। अब अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये I0² 1/2 t/4 माइनस 0 माइनस 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं इंटू t/4 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई t/4 माइनस 0, ये कुछ ऐसा बनेगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं I0² यहाँ से t/8 माइनस, अगर साइन की वैल्यूज़ में देखें तो देखो यहाँ से ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, t से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई जो कि साइन 180 डिग्री होगा, साइन 180 और साइन 0 दोनों वैल्यूज़ 0 होती हैं, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो केवल यही बच रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने t/8 की फॉर्म में लिख लिया है, माइनस 0 डिवाइडेड बाई t/4, या फिर ये इज इक्वल टू I0² 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 जा से कैंसिल होगा, तो I0² 2 ये आ रहा है। जो वैल्यू आई है IRMS² की, तो अगर यहाँ पे IRMS लिखा जाए तो IRMS इज इक्वल टू I0/√2 हो जाएगा। ये यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान आ रहा है वो यहाँ पे I0/√2 है, और इसमें 1/√2 की वैल्यू पुट करने पे हम इसे 0.707 I0 के बराबर लिख सकते हैं, और ये हमने t इज इक्वल टू 0 से t/4 के बीच में फाइंड किया है। अगर इसे हम t इज इक्वल टू 0 से t/2 के लिए कैलकुलेट करें तो t इज इक्वल टू 0 टू t/2, देन IRMS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब जो लिमिट हम रखेंगे वो 0 से t/2 और 0 से t/2 लिखेंगे, और जैसा अपने पिछला वाला डेरिवेशन किया उसी तरीके से इस पूरे को सॉल्व करने पे फाइनली ये भी I0/√2 ही आता है। अगर 0 से t/4 के बीच में कैलकुलेट करें या फिर 0 से t/2 के बीच में कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों ही केसेस में जो वर्ग माध्य मूल मान है वो I0/√2 ही आता है। जबकि जो इससे पहले अपन ने औसत मान पढ़ा था, तो औसत मान में 0 से t/4 के लिए वो 2I0/π आया था, जबकि पूरे हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2 के लिए मतलब अर्ध चक्र के लिए हाफ साइकिल के लिए वो 0 आता था। पर इसमें अगर हम किसी भी क्वार्टर के लिए 1/4 पार्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा I0/√2 के बराबर ही आता है, और ये मान हमारे पास 0.707 I0 के बराबर आ रहा है। अब इसी को अगर मैं t बराबर 0 से 3t/4 के लिए कैलकुलेट करता हूं तो केवल लिमिट ही चेंज होंगी, तो IRMS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3t/4 एंड I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। सेम मेथड रहेगा, केवल लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, और इसको भी सॉल्व करने पे ये I0/√2 ही आता है। तो मीन्स जो प्रत्यावर्ती धारा I0 साइन ओमेगा t है उसके लिए अगर
एक चतुर्थांश, दो चतुर्थांश, तीन चतुर्थांश, चार चतुर्थांश, पाँच चतुर्थांश, कितने भी चतुर्थांश के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आई आर एम एस का मान हमेशा आई नॉट बाई रूट टू ही आता है। अब इसकी डेफिनीशन पे आते हैं। तो डेफिनीशन में है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस नियत धारा के समान होता है जो समान समय में परिपथ में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कर दे जितना कि प्रत्यावर्तित धारा द्वारा उत्पन्न हो रही थी। यही डेफिनीशन जब अपने औसत मान के सापेक्ष पढ़ी थी तो वो उस नियत धारा के समान था जो समान समय में परिपथ में उतना ही आवेश प्रवाहित कराता था। वो आवेश प्रवाहित कराना के समान था, ये ऊष्मा के समान होता है। मतलब अगर इसको इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पे फिर से दो आइडेंटिकल यहाँ पे रेजिस्टेंसेस ले लिए हैं। पहले वाले में अगर हम 0 से 10 एम्पियर के बीच की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कराएं और सेकंड वाले केस में नियत धारा 7.07 एम्पियर प्रवाहित कराएं। 7.07 एम्पियर आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अगर प्रत्यावर्ती धारा का जो पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है, उसको 10 एम्पियर ले लिया जाए तो ये 7.07 एम्पियर आएगी। तो ये 7.07 एम्पियर इस प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कराएगी जितनी कि ये जो वेरिएबल जो 0 से 10 के बीच में वेरी कर रही थी वो समान समय में जितनी यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न कराएगी उतनी ही 7.07 एम्पियर जो नियत धारा होगी वो भी उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न कराएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 10 एम्पियर के बीच में जो परिवर्ती धारा है उसके लिए जो आरएमएस वर्ग माध्य मूल मान है वो 7.07 एम्पियर के बराबर होता है। अब जो डायरेक्ट मेथड था जो अपन ने पिछले वाले केस में सीखा कि अगर किसी भी चतुर्थांश के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा तो उसका मेथड बिल्कुल सिमिलर है, बस हम इसमें नया क्या करते हैं मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम बेसिकली आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी था डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया है तो ये जो बाकी का पार्ट बचा ये तो औसत के समान ही है ना, ये तो औसत मान है। किसका औसत मान है? ये धारा के स्क्वायर का। तो जो हम मेथड वहाँ पे यूज़ कर रहे थे पिछले वाले केस में औसत मान के लिए वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस अंडर रूट के अंदर यूज़ करेंगे। और एक चतुर्थांश के लिए आई आर एम एस का जो फॉर्मूला आया है वो अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर बाई 2 है। तो हम अंडर रूट के अंदर एक चतुर्थांश के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ही हर जगह यूज़ करेंगे। अब अगर मैं एक एसी का केस डायग्राम उठा रहा हूँ, ये ऑल्टरनेटिंग करंट थी हमारे पास। अब इस ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर मुझे t इज इक्वल टू 0 टू टी के लिए कैलकुलेट करना है तो देखो टोटल कितने चतुर्थांश यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ तक एक आएगा t/4 तक, ये दूसरा होगा, ये तीसरा आएगा और ये चौथा आएगा। अगर इसी का हम औसत मान निकालते तो हम इससे पहले देख चुके हैं कि वो 0 आ रहा था क्योंकि इसमें 2 चतुर्थांश पॉजिटिव थे और जो 2 चतुर्थांश नेगेटिव थे। लेकिन औसत मान में ऐसा होता है पर जो वर्ग माध्य मूल मान होगा इसमें ऐसा नहीं होगा। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जितने भी चतुर्थांश होंगे उन सब के लिए हम सम करेंगे, उन सब का औसत निकालेंगे। तो पहले वाले चतुर्थांश के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा, दूसरे वाले के लिए भी आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा, तीसरे वाले के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा, चौथे वाले के लिए भी आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा डिवाइडेड बाई 4। और इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई आर एम एस का मान हमारे पास फिर से आई नॉट बाई रूट 2 हो चुका होगा। फिर से अगर इसी में मुझे t इज इक्वल टू 0 टू 5t/4 के लिए कैलकुलेट करना है तो देखो अब टोटल 5 चतुर्थांश हो चुके होंगे तो मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू टोटल हमारे पास 5 चतुर्थांश हैं, सबके लिए हम आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कहेंगे। पाँचों चतुर्थांश के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 2 होगा डिवाइडेड बाई कुल चतुर्थांशों की संख्या 5 है तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा और सॉल्व करने पे ये फिर से आई नॉट बाई रूट 2 आएगा। मतलब ये आप डायरेक्टली रट सकते हो कि अगर इस तरीके का
जो साइनोसॉइडल वेव होती है उस वेव में अगर हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है तो कितने भी चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश, 3 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश, 5 चतुर्थांश, 6 चतुर्थांश, कितने भी पार्ट में होगा, हम उसके लिए जो वर्ग माध्यमूल मान है उसे I0/√2 ले सकते हैं। तो अगला टॉपिक है यहाँ पर विभिन्न परिवर्ती धाराओं के लिए औसत तथा वर्ग माध्य मूल मान। अगर धारा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, मतलब अगर साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट दी होती है तो उसके लिए औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान हम पहले निकाल चुके हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक धारा दे रखी है जो I इज इक्वल टू I0 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यहाँ पे जो धारा है वो समय के साथ नियत है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। ग्राफ में ये शो कर रखा है ये कि समय के साथ I का जो परिमाण है वो हमेशा I0 बना हुआ है। तो अगर कहीं पे भी नियत धारा होगी तो I एवरेज उसी के बराबर होगा, उस नियत धारा के ही, और I RMS भी हमेशा I0 के ही बराबर होगा। मतलब इसमें अगर धारा नियत है तो वही I एवरेज होगी और वही I RMS होगी। अब इसी पे बेस्ड एक और केस है, इसमें फिर से धारा नियत है पहले हाफ साइकिल के लिए, पहले अर्ध चक्र के लिए, मतलब 0 से T/2 के लिए धारा कांस्टेंट है और उसका मान प्लस का I0 है। फिर धारा ने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली और फिर नियत बनी अगले अर्ध चक्र के लिए, अगले हाफ साइकिल के लिए फिर से कांस्टेंट है। मतलब इसमें हर हाफ साइकिल के बाद धारा अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है लेकिन परिमाण उसका हमेशा नियत बना हुआ है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं है, केवल हर हाफ साइकिल के बाद वो अपनी दिशा परिवर्तित कर ले रही है। तो इसमें हम I एवरेज और I RMS कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे पहला केस है T इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T, मतलब 0 से T के बीच में हमें I एवरेज और I RMS कैलकुलेट करना है। तो I एवरेज इज इक्वल टू ओवरऑल 0 से T के बीच का जो समयांतराल है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला 0 से T/2 और दूसरा T/2 से T। तो पहले वाले हाफ पार्ट में जो धारा का औसत मान है वो प्लस का I0 है और अगले वाले हाफ साइकिल में मतलब T/2 से लेकर के और T के बीच में यहाँ पर जो मान है वो माइनस का I0 है। तो इन दोनों का हमें औसत निकालना है। तो पहले हाफ के लिए I0, दूसरे हाफ के लिए माइनस का I0 डिवाइडेड बाई 2, जो कि इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर I RMS कैलकुलेट करना है तो ये इज इक्वल टू RMS के लिए हम रूट के अंदर ये सॉल्व करते थे। तो पहले वाले हाफ के लिए जो I RMS है उसका मान I0 होगा तो उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले के लिए माइनस का I0 I RMS है उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी प्लस का I0 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 I0 स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद फाइनली ये I0 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम T इज इक्वल टू 0 से 3T/2 के लिए इसे कैलकुलेट करें तो इसमें टोटल 3 हाफ साइकिल बनेंगे, 0 से T/2, T/2 से T और T से 3T/2 के लिए। तो अब इन तीनों के रेस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है। मतलब अगर I एवरेज लिखा जाए यहाँ पे तो I एवरेज इज इक्वल टू पहले वाले हाफ के लिए I0 है, दूसरे वाले के लिए माइनस का I0, तीसरे वाले के लिए फिर से प्लस का I0 डिवाइडेड बाई 3 और सॉल्व होने पे ये इज इक्वल टू I0/3 आएगा। मतलब 0 से 3T/2 के बीच में जो धारा है उसका औसत मान I0/3 आ रहा है। अब इसी पार्ट के लिए अगर हम I एवरेज कैलकुलेट कर I RMS कैलकुलेट करते हैं तो I RMS इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पहले वाले पार्ट के लिए I0 स्क्वायर, दूसरे के लिए भी I0 स्क्वायर और तीसरे के लिए भी I0 स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं रहेगा, वो सारे साइन पॉजिटिव ही होंगे, डिवाइडेड बाई 3 और इसको सॉल्व करने पे फिर से ये I0 आ जाएगा। मतलब अगर हम इसमें कितने भी हाफ साइकिल के रेस्पेक्ट में किसी भी समयांतराल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करें तो RMS जो आएगा वो हर बार I0 ही आएगा,
लेकिन औसत मान समयांतराल पर निर्भर करेगा। जैसे पहले 0 से t के लिए ये 0 आया है, जबकि 0 से 3t/2 के लिए I0/3 आया है। अगर यही हम 0 से 2t के लिए किसी भी और समयांतराल के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो IRMS हर बार हमारे पास I0 ही आएगा, लेकिन I एवरेज हर बार अलग आ सकता है। नेक्स्ट केस में जो ग्राफ है वो त्रिभुजाकार दे रखा है, मतलब करंट 0 से स्टार्ट होकर के लीनियरली इंक्रीज होती हुई I0 तक पहुंचती है, फिर एकदम से 0 हो जा रही है, फिर वो रैखिक रूप से इंक्रीज होते हुए बढ़ते हुए I0 तक पहुंचती है, फिर सडन 0 हो जा रही है। तो ये त्रिभुजाकार फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। इसके लिए हमें 0 से t के बीच में कितना औसत मान आएगा और कितना वर्ग माध्य मूल मान आएगा ये कैलकुलेट करना है। तो पहले आई एवरेज, देखो आई एवरेज बेसिकली जो फॉर्मूला था वो एरिया बाई टाइम था, जो डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो हम इसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इस त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, जो इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस जो कि t है और हाइट जो कि I0 है, डिवाइडेड बाई कुल समय t है। तो t से t कैंसिल होने के बाद I एवरेज इज इक्वल टू I0/2 आ रहा है। मतलब अगर कहीं पे भी धारा और समय के बीच में ग्राफ त्रिभुज के शेप में कुछ ऐसे दे रखा है जिसमें धारा 0 से I0 के बीच में रैखिक रूप से बढ़ती है, तो औसत मान I0/2 के बराबर होता है। अब IRMS, तो IRMS के लिए हमें पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मेथड था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ I² अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का रूट। सबसे पहले अपन स्क्वायर करते थे, फिर माध्य निकालते थे, उसका मीन कैलकुलेट करके फिर लास्ट में रूट करते थे। अब सबसे पहले मुझे इस ग्राफ के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन होती है, सरल रेखिक समीकरण, जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में होता है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। y करंट है, y की डायरेक्शन में यहाँ पे धारा दे रखी है और x की तरफ समय दे रखा है t। m का मतलब यहाँ पे स्लोप है, और इस वाले ग्राफ के लिए देखो जो स्लोप आएगा, अगर हम इसको थीटा कोण ले लेते हैं तो स्लोप tan थीटा होता है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में जो tan थीटा होगा ये इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही m के बराबर होता है। तो m की जगह हम यहाँ पे I0/t लिख सकते हैं, प्लस c हमेशा y अक्ष का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो कि यहाँ 0 दे रखा है। तो I का जो मान यहाँ पे आ रहा है, मैं x भूल गया हूँ लिखना, तो x को मैं यहाँ पे t लिख दे रहा हूँ। मतलब I का जो समीकरण आ रहा है वो I0 स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T है। अब I का ये मान हम यहाँ पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसे IRMS स्क्वायर की तरह लिख ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन में I0²/t² मैं कॉमन ले लूँगा, इंटीग्रेशन में यहाँ पे t² dt बचेगा, और डिवीजन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt बचेगा। लिमिट हमें 0 से t के बीच में रखनी है। ये इज इक्वल टू I0²/t। सॉल्व करने पे ये t³/3 आएगा। लिमिट हमें 0 से कैपिटल T रखनी है, डिवीजन में t आएगा 1 dt का इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से t के बीच में होगी। अब या फिर हम इसे इज इक्वल टू I0²/t t³/3 माइनस 0, जब हम लिमिट रख देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई t माइनस 0। इस t से हम कह सकते हैं ये t कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व हो करके ये इज इक्वल टू I0², सॉरी ये t² आ रहा है यहाँ पे, और इन दोनों के साथ नेक्स्ट केस में धारा और समय के बीच का ग्राफ है। ये त्रिभुज की फॉर्म में कुछ ऐसे दे रखा है। इसमें धारा t बराबर 0 समय पे 0 है, और समय के साथ ये रैखिक रूप से बढ़ते हुए t समय पे जाकर के I0 हो जा रही है, फिर एकदम से डिक्रीज होकर के 0 हो जा रही है, फिर 0 से I0 के बीच में
एक रैखिक रूप से बढ़ती है, फिर जीरो हो जाती है और फिर जीरो से आई नॉट तक रैखिक रूप से बढ़ती है। तो अगर इस टाइप की धारा दी होगी तो उसके लिए हमें औसत और आरएमएस मान निकालना है। तो पहले मैं औसत मान लिखने जा रहा हूं, आई एवरेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड में हमने इसका फॉर्मूला एरिया बाई टाइम पढ़ा था। तो एरिया के लिए हमें इस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ये। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस यहाँ पे टी और जो हाइट है वो आई नॉट है, डिवाइडेड बाई कुल समय टी है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो आई एवरेज इज इक्वल टू यहाँ पे आई नॉट बाई 2 आ रहा है। मतलब ऐसे रैखिक ग्राफ के लिए जिसमें धारा जीरो से आई नॉट के बीच में परिवर्तित होती है, उसके लिए जो धारा का औसत मान है वो आई नॉट बाई 2 के बराबर होता है। अब हमें इसके लिए आरएमएस मान निकालना है। तो आरएमएस मान के लिए हमें समीकरण की जरूरत होगी इसके। तो क्योंकि ये रैखिक समीकरण है तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो सरल रेखा का समीकरण होता है वही यहाँ पे यूज करेंगे। y अक्ष की तरफ है धारा I और x अक्ष की तरफ समय है t। तो y की जगह हम I लिखेंगे इज इक्वल टू m, यहाँ पे स्लोप होगा और स्लोप का मान मतलब tan थीटा होता है। तो ये अगर थीटा कोण दे रखा है तो इस त्रिभुज के लिए जो स्लोप आएगा, जो ढाल आएगा यहाँ पे, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आई नॉट और बेस टी है, यहाँ से आप देख सकते हो ये है परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर आई नॉट और जो बेस है वो टी के बराबर है, इनटू एक्स की जगह स्मॉल टी आएगा, प्लस सी का मतलब रेखा द्वारा y अक्ष का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि ये ग्राफ इस y अक्ष को जीरो पे ही कट कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, जिससे कि I इज इक्वल टू आई नॉट स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जा रही है धारा और समय के बीच में। अब आई आर एम एस का जो फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी होता है। हमें जीरो से टी के बीच में इसको कैलकुलेट करना है तो लिमिट भी जीरो से टी ही रखेंगे। आई का मैं मान यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं तो उसका स्क्वायर करके रखेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी होगा। लिमिट हमें जीरो से टी के बीच में रखनी है और इसके ऊपर हमें यहाँ पे अंडर रूट भी करना होता है, तो अंडर रूट के बजाय मैं इधर आई आर एम एस स्क्वायर लिख दे रहा हूं फिलहाल। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो टी क्यूब बाई 3 आएगा। तो हम इसे इज इक्वल टू यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी, डिवीजन में टी आएगा 1 डी टी इज इक्वल टू टी होता है 1 का जो इंटीग्रेशन है, एंड जीरो से टी, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। लिमिट को रखने पे ये आई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 माइनस जीरो एंड डिवाइडेड बाई टी माइनस जीरो होगा। इसे हम इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टी क्यूब लिख सकते हैं। अब टी क्यूब से हम टी क्यूब को कैंसिल कर देंगे तो ये इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 3 आएगा और ये मान आई आर एम एस के स्क्वायर का है, जिससे कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √3 आ जाएगा। तो यहां पे औसत मान जो आया है वो आई नॉट बाई 2 आ रहा है, जबकि आर एम एस मान आई नॉट बाई √3 आ रहा है। या इसी को हम डायरेक्ट मेथड में यूज करने के लिए आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 3 की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि आरएमएस के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर का औसत निकाला जाता है। तो अब इसी पे बेस्ड एक ये ग्राफ है हमारे पास। इस वाले ग्राफ में हमें औसत और वही आरएमएस मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें फर्स्ट केस में t इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T ले रहा हूं। तो आई एवरेज के लिए देखो ये स्ट्रेट लाइन वाला त्रिभुज की फॉर्म में दे रखा है, तो इसके लिए आई नॉट बाई 2 प्लस में आएगा और अगले t बाई 2 से t के बीच में इस वाले हाफ साइकिल के लिए माइनस का आई नॉट बाई 2 आएगा। तो मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। आई नॉट बाई 2 पहले वाले हाफ के लिए, माइनस का आई नॉट बाई 2 दूसरे हाफ के लिए, डिवाइडेड बाई 2। ओवरऑल सॉल्व करने पे ये 0 हो जाएगा। जब आई आर एम एस कैलकुलेट करना है इसी पार्ट के लिए तो ये इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
पहले वाले पार्ट के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 3 लेंगे, प्लस दूसरे वाले के लिए भी हम आई नॉट स्क्वायर बाई 3 लेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2, और ये इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आई नॉट स्क्वायर बाई 6, जो कि फाइनली अंडर रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर बाई 3 आएगा, जिससे कि आई आर एम एस का मान आई नॉट बाई रूट 3 आ रहा है। अब फिर से सेकंड केस में हम t इज इक्वल टू 0 टू 3t बाई 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आई एवरेज इज इक्वल टू, अब इस 0 से 3 बाई 2 को हम 3 टाइम इंटरवल में डिवाइड करेंगे, 0 से t बाई 2, t बाई 2 से t और t से 3t बाई 2 के बीच में। तो पहले वाले के लिए जो औसत मान है वो आई नॉट बाई 2 प्लस में है, दूसरे वाले के लिए माइनस का आई नॉट बाई 2 और तीसरे वाले के लिए फिर से प्लस का आई नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। इसमें यहाँ पे एक माइनस का और एक प्लस का कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली ये आई नॉट बाई 6 आ रहा है। जब आई आर एम एस हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर फर्स्ट वाले हाफ के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस दूसरे वाले के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस तीसरे वाले के लिए भी आई नॉट स्क्वायर बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3, और इसको सॉल्व करने पे ये फिर से आई नॉट बाई रूट 3 के बराबर ही आएगा। अब एक अगला केस है जिसमें हमने दो मिक्सअप कर रखे हैं, मतलब शुरुआत में ये स्ट्रेट लाइन 0 से आई नॉट के बाद में इंक्रीजिंग है, उसके बाद ये कांस्टेंट है, फिर ये डिक्रीजिंग है, फिर ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें त्रिभुज वाला शेप भी है और ये कांस्टेंट वाला भी है। मींस इसमें ये दोनों मेथड्स एक साथ हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला शेप भी और इससे जो हमने पहले पढ़ा ये कांस्टेंट वाला, ये दोनों एक साथ यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जिसमें ये वाला टाइम 0 से t बाई 6 है, फिर t बाई 6 से t बाई 3, t बाई 3 से t बाई 2 एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ दे रखा है। मैं डायरेक्टली इसको यूज करूंगा अगर हमें t इज इक्वल टू 0 टू t बाई 2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू, देखो पहला वाला पार्ट त्रिभुज के शेप में है जिसके लिए आई नॉट बाई 2 आया था, प्लस जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए आई नॉट आएगा, प्लस थर्ड वाले के लिए फिर से आई नॉट बाई 2 आएगा क्योंकि वो त्रिभुज के शेप में है, 0 से आई नॉट के बीच में वेरिंग करंट है वहां पे, डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आई नॉट बाई 2, ये 2 आई नॉट बाई 2 और ये आई नॉट बाई 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा। ओवरऑल इसे हम 4 आई नॉट बाई 6 लिख सकते हैं, जो कि 2 आई नॉट बाई 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें 0 से t बाई 2 के बीच में जो धारा का औसत मान आ रहा है वो 2 आई नॉट बाई 6 के बराबर है। अब सेकंड वाले पार्ट में, इसी पार्ट में सॉरी, अगर हम आई आर एम एस कैलकुलेट करते हैं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, यहां पे अंडर रूट के अंदर पहले वाले फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम इसको आई नॉट स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे, प्लस सेकंड वाले के लिए आई नॉट स्क्वायर आएगा, प्लस थर्ड वाले के लिए यहां पे आई नॉट स्क्वायर बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 होगा। या फिर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये अंडर रूट के अंदर इसमें आई नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस ये 3 आई नॉट स्क्वायर बाई 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो हम इसे 5 आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और सॉल्व करने पे ये आई नॉट अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। मतलब 0 से t बाई 2 के बीच में यहाँ पे जो आरएमएस करंट आ रही है वो आई नॉट अंडर रूट 5 बाई 3 है। ऐसे ही मैं एक पार्ट और देख लेता हूं, अगर t इज इक्वल टू t बाई 6 से लेकर के और 5t बाई 3 के बीच में कैलकुलेट करना है, तो देखो आई एवरेज इज इक्वल टू, इसमें t बाई 6 से लेकर के, ये पहला वाला पार्ट ये है, फिर सेकंड, ये दोनों त्रिभुज हैं, और फिर ये एक पार्ट कांस्टेंट करंट वाला है जो चतुर्भुज की फॉर्म में आता है। तो ये इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले वाले पार्ट के लिए आई नॉट आएगा, जो सबसे पहला वाला पार्ट है, t बाई 6 से लेकर के ये t बाई 3 के बीच में। फिर अगले दोनों त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज वाले शेप में ये आई नॉट बाई 2 प्लस आई नॉट बाई 2 होगा, लास्ट वाले में फिर से आई नॉट आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे ये त्रिभुज और ये जो चतुर्भुज है ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ होंगे, तो ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा, एंड डिवाइडेड बाई टोटल 4 पार्ट्स हैं तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहां से आई एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर आई आर एम एस लिखना है तो आई आर एम एस के लिए अंडर रूट ऑफ
टोटल 4 पार्ट हैं। पहले वाला स्क्वायर की फॉर्म में जिसमें कांस्टेंट करंट थी, तो ये तो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 त्रिभुज हैं, तो उन दोनों त्रिभुज के लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस लास्ट वाला फिर से चतुर्भुज है जिसमें आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 4। इसे आप सॉल्व कर लोगे और इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या आरएमएस मान आएगा। यहाँ पे टॉपिक है प्रत्यावर्तित धारा के निश्चित परिमाण तक पहुंचने में लगा समय। इसमें जो हम धारा ले रहे हैं वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा, इस टाइप से। ये धारा I और T के बीच का ग्राफ है। इस वाले ग्राफ का जो पहला वाला चतुर्थांश है, ये इस चतुर्थांश को मैंने यहाँ पे इस ग्राफ में ले लिया है। ये केवल पहले चतुर्थांश का ही पार्ट बनाया गया है। इसे मैंने डिवाइड कर दिया। ये जो अधिकतम मान है ये तो आई नॉट है, इसके अलावा इसका अधिकतम मान का आधा मान जो कि आई नॉट बाई 2 होगा, वर्ग माध्य मूल मान जिसको आई नॉट बाई रूट 2 कह सकते हैं, और एक ये और मान है जो √3 आई नॉट बाई 2 होता है। अब साइन के इस ग्राफ में जो हमें वैल्यूज़ पता हैं उसमें 1/2, 1/√2 और √3/2 इन तीनों के लिए जो कोण होते हैं वो 30, 45 और 60 होते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये 30 डिग्री वाला आई नॉट बाई 2 परिमाण होगा। 45 में साइन का मान 1/√2 होता है, तो वो आई नॉट बाई √2 हो जाएगा। और ऐसे ही 60 डिग्री का √3/2 होता है। 90 डिग्री पे ये अधिकतम परिमाण 1 के बराबर हो जाता है, जो यहाँ पे धारा के परिमाण में आई नॉट होगा। अब 30 डिग्री को हम, जो 30 डिग्री है, इसे हम π/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही 45 को π/4, इसे हम 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। तो ये मान है π/6, π/4, देन π/3 और ये सबसे लास्ट वाला π/2 होता है। अब π/2 मतलब एक चतुर्थांश, ये जो होगा एक चतुर्थांश तक जो लिया गया समय होगा वो t/4 होगा, तो ये t/4 होगा। तो इसी पे बेस मैंने कंपेयर करते हुए ये तीनों समय लिख लिए हैं, चारों समय, जिसमें ये π/2 है। तो यहाँ पे हर में मुझे इसका डबल दिख रहा है, तो मैंने तीनों ही जगह, सारी जगह ये डबल कर दिया है। मतलब 30 डिग्री का जो कोण होगा यहाँ तक का जो समयांतराल है वो t/12 है। 45 डिग्री तक के लिए t/8, 60 डिग्री तक के लिए t/6 और 90 डिग्री के लिए t/4 होगा। ये जो हम यहाँ पे मेथड सीख रहे हैं ये एक डायरेक्ट ट्रिक हम कह सकते हैं इसे। अब इसमें अगर मुझे मान कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन है दिए गए ग्राफ में धारा के मान को 0 से वर्ग माध्य मूल मान तक तथा अधिकतम मान के आधे मान से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करिए। जो ग्राफ साथ में दे रखा है वो यही साइनोसॉइडल ग्राफ है, जैसा अपन ने ऊपर बना रखा था, जो प्रत्यावर्तित धारा होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसी के लिए। तो इसमें पहला वाला मान जो हमें निकालना है वो 0 से वर्ग माध्य मूल, तो वर्ग माध्य मूल जो होता है मान वो आई नॉट बाई √2 होता है। मतलब यहाँ तक का हमें समय निकालना है, इस पॉइंट तक का, जीरो से यहाँ तक का जो समय होगा वो हमें कितना दिख रहा है, t/8। तो पहले वाले पार्ट में हम t को इज इक्वल टू t/8 लिखेंगे। अब सेकंड वाले केस में हमें जो समय निकालना है वो अधिकतम मान के आधे मान से अधिकतम मान तक, तो अधिकतम का आधा मान आई नॉट बाई 2 होगा, ये समय t/12 है, और अधिकतम मान आई नॉट है जो समय t/4 है। तो हमें जो समयांतराल निकालना है वो t इज इक्वल टू t/4 माइनस t/12 होगा। मीन्स हमें इस आधे मान से लेकर के और जो अधिकतम मान होगा वहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा होगा ये वाला समयांतराल निकालना है, जो t/4 माइनस t/12 होगा। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 3t/12 माइनस t/12 मतलब ये 2t/12 होगा, जिसे हम इज इक्वल टू t/6 लिख सकते हैं। तो ये समय t/6 के बराबर होगा। इस तरीके से हम इस ग्राफ में किसी भी एक मान से दूसरे मान के बीच का समयांतराल निकाल सकते हैं। अब सपोज इसके लिए i इज इक्वल टू मान लो 10 साइन 100πt, कुछ इस टाइप से ये समीकरण दे रखा है। तो इसे हम कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए i इज इक्वल टू 10 साइन 100πt, ये समीकरण दे रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। कंपेयर करने पे हमें आई नॉट जो धारा का अधिकतम मान है वो 10 एम्पियर
और ओमेगा का मान 100 पाई दिख रहा है। ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो ये 2 पाई बाई कैपिटल टी, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जिससे t इज इक्वल टू 2/100 या फिर 1/50 सेकेंड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल है वो 1/50 सेकेंड आ रहा है। तो इस t की जगह हम 1/50 पुट कर देंगे, तो ये वाला जो समयांतराल है वो 1/8 इंटू 50 जो कि 1/400 सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में 1/50 इंटू 6 जो कि 1/300 सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।